अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मीर। आज कराची के अंदर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा थे उन्होंने खिताब किया। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिस पर मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं अपना ओपिनियन भी दूं और पाकिस्तानी कौम के सामने वो सारे हक़ाइक़ रखूं जो उन्होंने दावे किए आज के जलसे में या पहले किए थे। उन पे ये कितना पूरा उतरे हैं उन पे आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने खिताब किया, उनके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, उस पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने बात की कि इमरान खान कभी किसी के आगे नहीं झुका। तो मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि इमरान खान किसके आगे नहीं झुका, मुझे ये आप बता दें। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जिसको वो कहता था, 3.5 साल उसकी गोद में लेटा रहा, आखिर में उसके पाँव में जाके गिरा अदम एतमाद के बाद। कितने चक्कर उसने तरले मिन्नतें की उसकी, परवेज़ इलाही की, यहाँ तक कि 3.5 साल जो पंजाब का जो वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, पूरी पीटीआई एक तरफ हो गई, उस्मान बुज़दार एक तरफ था कि इसको मुझे नहीं हटाना। आखिर में मजबूर होकर आपने उसको भी अपने वसीम अकरम प्लस को हटा दिया उस पंजाब के सबसे बड़े डाकू के कहने पे। लेकिन इमरान खान किसी के आगे नहीं झुकता। नंबर टू, जिसको आपने चपड़ासी रखना भी गवारा ना किया था, शेख रशीद, उसको आपने मुल्क की सबसे जो है बड़ी वजारत दे दी, वजारत दाखिला का कलमदान उसको आपने दे दिया। लेकिन इमरान खान किसी के आगे नहीं झुकता। नंबर 3, एमक्यू के लिए पास में आप क्या कुछ नहीं कहते रहे, उनको आपने नफीस तरीन का लकब दे दिया, लेकिन इमरान खान किसी के आगे नहीं झुकता। आखिर में अदम एतमाद के बाद आपने हर चीज़ उनको ऑफर कर दी, यहाँ तक कि आपके अली जैदी थे या इमरान इस्माइल तक ने ये तक कह दिया जो कुछ ये कहेंगे हम वो कुछ इनको देने के लिए तैयार हैं। गवर्नरशिप हो, अहम वजारतें हो वफाकी, जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बस यहाँ हमारा साथ ना छोड़ें। लेकिन इमरान खान किसी के आगे नहीं झुकता। नंबर 2 पर उन्होंने कहा, जहाँ तरक्की का सफ़र छोड़ा था पीटीआई की हुकूमत ने, अगले इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म दोबारा बनेंगे इमरान खान साहब, तो फिर वहीं से सफ़र शुरू करेंगे। 3.5 साल में कौन से आपने एक ईंट लगा दी भाई? कौन सा सफ़र तरक्की का सफ़र आपने छोड़ा था जो शुरू करेंगे? तबाही का सफ़र आप ये अभी रुक गया है, वो अल्लाह के खैर करे इंशाल्लाह, वो अब दोबारा आप शुरू नहीं कर सकेंगे। नंबर 3 पर आपने कहा कि इमरान ने इनकार किया घुटने टेकने से। तो किसके आगे घुटने टेकने से इनकार किया, आप मुझे ये बात बता दें। अमेरिका जिस नारे पे आप आए थे, बड़ा जुमान हुए थे हुकूमत पे कि आफिया सिद्दीकी को हम वापस लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 3.5 साल में इतने अमेरिका के चक्कर लगा दिए आपने, आपके मुशीरों ने, वजीरों ने। एक दफ़ा आफिया सिद्दीकी का जिक्र आपने या आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया हो साबका, मुझे ये बात बता दें। नंबर 4 पर इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने वजारत उज़्मा को लात मार कर जो है वो पाकिस्तान की खातिर लात मार दी वजारत उज़्मा को। भाई एल्फी क्या पता नहीं कौन सा गिलू अपने नीचे लगा के बैठ गए थे, जो कुर्सी से उतरने का नाम नहीं ले रहे थे आप आखिर तक। ये तो शुक्र हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया, पाकिस्तान के आइन को उसने बचा दिया। आपने तो ना पाकिस्तान के आइन की लाज रखी, ना मुकद्दस ऐवान की लाज रखी, ना पाकिस्तान के कानून की लाज रखी। आखिरी दिन तक आप सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को मानने से इनकारी थे। ये तो शुक्र है रात के 12 बजे क्या ख्याल आ गया उनको, पाकिस्तान का आइन बचाने के चक्कर में वो ये सारी चीज़ें हो गई। ज़बरदस्ती मजबूर होकर जब आपने कैदियों की गाड़ियाँ देखी, जितना बहादुर है आपका लीडर, कैदियों की गाड़ियाँ देखने के बाद वो वहाँ से भागा रात के 12 बजे। कौन सी लात मारी मुझे ये बता दें। उसने इज्जत से इस्तीफ़ा दे दिया हो तो मुझे आप बता दें कि इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, मुँह पे मार दिया अपोजिशन के। खुदा के बंदो थोड़ा खौफ करो अल्लाह का। और उसके बाद नंबर 6 पर इमरान इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं अपनी कौम को किसी से भीख नहीं मंगवाऊंगा, ना हम खुद किसी से भीख मांगेंगे। ये तो पहले भी दावे कर चुके थे आप कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। दुनिया का कौन सा मुल्क आपने छोड़ा जिसके पास आप भीख मांगने के लिए ना गए हो? सऊदी अरबिया हो, चीन हो, मलेशिया हो, टर्की हो, अमेरिका हो, कौन सी कंट्री आपने छोड़ी जहां आप भीख मांगने के लिए नहीं गए? एक कंट्री थी मेरे ख्याल में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो भी गरीब कंट्री थी, आपने उस तक से कर्जा लेकर आ गए आप। खुदा को बंदो आप कहते हो कि हम भीख नहीं मांगेंगे, सबसे भीख मांगे तो हो ही आप। रशीद ने कहा कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे
اور गिरफ्तारियां देना शुरू करेंगे। तो भाई अगर आप में इतनी तप्पड़ है तो बिस्मिल्लाह, आपके लीडर इमरान खान में जितनी मर्दानगी है तो हमें पता है भाई, सबका पता है। बिस्मिल्लाह करो, वेलकम करेंगे आपका, गिरफ्तारियां दो। हम तो चाहते हैं आप गिरफ्तारियां दो, आपको चित्तर पड़े पिछवाड़े पे, आपको एहसास हो फिर जिस तरह आपने रगड़ा है ना, इंतकामी कार्रवाई की है सबके खिलाफ, उसका 1% भी आप अगर बर्दाश्त कर गए तो हम आपको झुक के सलाम करेंगे। शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, गिरफ्तारियां देना। और अली जैदी साहब ने कहा कि अगली हुकूमत सिंध में भी हमारी होगी, तहरीक इंसाफ की होगी। तो मेरे भाई, सिंध की आवाम पागल नहीं है। पिछली 2018 के बाद KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में जिस तरीके से भी आपने हुकूमत बनाई है ना, वो सबको पता है। लेकिन सिंध के आवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालना, ये आमलों को हमने डाका मारने नहीं दिया। आप किस खेत की मूली हो भाई? सिंध में हुकूमत बनाओगे, सिंध के एक काउंसलर की सीट तो जीत के दिखाओ बगैर सपोर्ट के। जो अभी न्यूट्रल कह रहे हो ना कि न्यूट्रल जानवर होता है या अल्लाह, न्यूट्रल होने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, न्यूट्रल होना गलत है। तो ये सारी चीजें अब जीत कर दिखाना, काउंसलर की सीट जीत कर दिखाना, फिर आपको मानेंगे। सिंध में हुकूमत बनाओगे, मुंह और मसूर की दाल। और हमारे प्यारे भाई असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि हमने 3.5 साल में जो भी कराची के लिए इमरान खान साहब से मांगा या जो भी डिमांड की, वो उन्होंने मना नहीं की। उन्होंने कहा करो 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 करो। 1100 अरब डॉलर भी आ गए और कराची के अंदर दूध और शहद की नदियां भी बहना शुरू हो गई। कराची के लोगों को रोजगार और नौकरियां भी मिलना शुरू हो गई। ठीक है, सारी चीजें हो गई। हम तो खुशहाल हैं कराची वाले भाई। हम तो अमेरिका को चंदा देना हमने शुरू कर दिया है, इतना खुशहाल कर दिया इमरान खान ने हमें। बात करते हुए शर्म भी नहीं आती आप लोगों को। BRT मंसूबा नून लीग का था, बीच में जो जो किया है ना आपने, वो तो सबको पता है। मंसूबा नून लीग का था, K4 का मंसूबा नून लीग के दौर में शुरू हुआ। आपने क्या कर दिया? कौन सा आपने तीर मार लिया? नया काम बताएं जो आपने किया हो कराची के आवाम के लिए। जीना दोभर कर दिया आपने इतनी महंगाई करके, लाकानूनीत करके। कौन सी सड़कें आपने बना दी यहाँ पे? बड़े बड़े आपने ब्रिजेस बना दिए, यहाँ पे अंडरपास बना दिए, नौकरियां दे दी कराची के लोगों को। शर्म नाम की चीज तो आप में है ही नहीं। असद उमर ने दूसरी बात यह की कि मेरे दोनों बेटों ने इंग्लैंड से तालीम हासिल की है, और जैसे ही उन्होंने तालीम कंप्लीट की वो पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान फौरन वापस आ गए, क्योंकि उनको बचपन से ये तालीम दी गई थी, घर से ये माहौल दिया गया था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है, अजीम कौम है और अजीम मुल्क है। तो मेरे भाई, आपके बेटे इंग्लैंड से तालीम हासिल करके आ गए, तो आपके चेयरमैन को भी बोल दो, इमरान खान को, क्यों अपने बेटों को बाहर रखा हुआ है? उनको पाकिस्तान बुला लो। अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान से आपको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो अपने लीडर के बच्चों को भी बुला लो ना, यहाँ पे रखो उनको, यहाँ पे पढ़ाओ। वो बाहर क्या कर रहे हैं? दूसरों पे तनकीद करता है ये आदमी कि इसको उर्दू नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती। इसके इसके अपने बच्चों को छोड़ो, चलो वो तो बाहर रहें, इस माहौल से बाहर है, उनको उर्दू नहीं आती। इसको खुद को कौन सी उर्दू आती? थोड़ा शर्म महसूस कर लिया करो, थोड़ी शर्म की गोली खा लिया करो कभी कभी। तीसरी बात की कि हम खुददार हैं, गुलामी नहीं करेंगे। खुददार हो। मलेशिया में जो आपने प्रोग्राम रखा था, सबसे पहले मलेशिया में मुस्लिम कंट्रीज का, सऊदी अरेबिया नाराज हो गया, आपका लीडर तो वहां पे गया ही नहीं मलेशिया। क्यों भागा वहां से दुम दबा के? प्रोग्राम आपने रखा, मेजबानी आपने करनी थी, हर चीज आपने करनी थी, तो किसी की नाराजगी की वजह से क्यों आप वहां पर नहीं गए? डूब के मरो यार, मैं क्या बोलूं आपको। उसके बाद बारी आती है हमारे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की। एक तो सैयद हैं शाह साहब में, लेकिन शर्म नाम की चीज उनमें भी नहीं है। बेशर्मी और डिटाई जो है ना, कूट कूट के भरी हुई है इनके अंदर, झूठे किस्म के आदमी। अभी ये कह रहे हैं कि मौसू फरमा रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं हुए नई गवर्नमेंट को, और चीनी बिजली वगैरह महंगी हो गई। अल्लाह के वली, चीनी जब 55 रुपए की थी, आपने 120 पे पहुंचा दी, तब शर्म नहीं आ रही थी? तब ये खिताब नहीं कर रहे थे कि हमने 55 रुपए वाली चीज को हमने 120 पे पहुंचा दिया? 35 रुपए का आटा था, हमने 80 रुपए पे पहुंचा दिया। 110 रुपए 120 रुपए पेट्रोल था, हमने 150 पे पहुंचा दिया। झूठे किस्म के आदमी। अभी आपको 4 रुपए 5 रुपए जो बढ़ी हैं आपकी गलतियों की वजह से, नाअहली की वजह से, वो चीजें आपको नजर आ रही हैं। अल्लाह को भी जान देनी है अपने शाह साहब, थोड़ा शर्म कर लो। फिर आपने कहा कि सिंध में हमेशा सिंध कार्ड खेला जाता है, तो सिंध में कौन सा पंजाब का कार्ड खेलें? आप PTI लिबरल जमात थी पाकिस्तान की, ठीक है, लेकिन आप मौलवी बन के फिर रहे हैं। अभी आप अमर बिल मारूफ, खत्म नबूवत का पासदार, फिला फिला फिला। अपने आइन पे तो अमल करो पहले।
आप इस्लाम का कार्ड खेलो, बाकी सिंध वाले सिंध का कार्ड नहीं खेलें। शर्म करो यार। और सबसे आखिर में हमारे प्यारे कप्तान इमरान खान साहब की वही बातें। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं ना अमेरिका के खिलाफ हूँ, ना भारत के खिलाफ हूँ, ना यूरोपीय यूनियन के खिलाफ हूँ। मैं सबसे बराबरी चाहता हूँ। भाई तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? खुद तो कह रहे हो मैं खिलाफ नहीं हूँ, पाकिस्तानी आवाम से नारे लगवा रहे हो अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। नंबर 2 पे उन्होंने कहा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई। वो तो आपने अपने लिए बनाई ना यार, आपका पर्सनल प्रोजेक्ट था वो। और इस गवर्नमेंट में आने से पहले आपने बनाई यूनिवर्सिटी, वो भी भीख की ज़मीन आपने मांगी थी नवाज शरीफ से, भीख का चंदा मांगा था पूरी पाकिस्तानी कौम से कि मुझे दो, मुझे अस्पताल बनाना है और यूनिवर्सिटी बनानी है। ज़मीन आपको एक क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने दी शौकत खानम के लिए, दूसरी ज़मीन आपको क्या कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दी। लेकिन आज आप बस क्या कहूँ, पारी पूरी कौम समझ रही है सारी बात है ना, मुनाफिक। मैं क्या बोलूँ? 3.5 साल में आपने क्या कर दिया ये मुझे बताएं। इस पे तो आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि 3.5 साल में हमने ये दूध की नदियाँ बहा दी, ये शहद की नदियाँ बहा दी, हमने पाकिस्तानी को इतनी नौकरियाँ दी, इतनी करप्शन ख़त्म की, इतने लोगों को सजाएं दी। 3.5 साल में क्या कर दिया, कौन सा गुल खिला लिया, उस पर तो बोलने के लिए आपके पास एक अल्फाज ही नहीं है। पता नहीं। फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मैं सादिक व अमीन हूँ। सुप्रीम कोर्ट से आपको जिसने सादिक व अमीन करार दिया था ना, साकिब निसार साहब, सबसे 2 नंबर आदमी तो सबसे बड़ा वही है। कहाँ है आजकल, नजर आ रहा है? क्यों भागा हुआ है? डेम के नाम पे जो पैसे खा के भाग गया वो शख्स कहाँ है आजकल, नजर क्यों नहीं आ रहा? वो खुद 2 नंबर आदमी था जब भी उसने आपको सादिक व अमीन करार दे दिया। जो उनके साथ आपके लिंक्स थे ना, सबको पता है, हमें भी पता है। ये बातें नहीं करो, अभी केस फाइल करो, फिर आपकी साजिद को अमानत का पता चल जाएगा। अभी केस खुलेंगे ना, फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है आपका, तोशा खाना का केस चल रहा है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कितने साजिद को अमीन हो। फिर इसने कहा कि सारी ज़िंदगी मेरे दिल में बात रहेगी कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खोलेंगी। ये यही शख्स था जो नवाज शरीफ के ऊपर ये हंसता था, तंज करता कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। उसके ऊपर गाने बनाए जाते थे, फिर जलसों में चलाए जाते थे। अब ये खुद कह रहा है कि मेरा क्या कसूर था, रात को 12 बजे मुझे निकाल दिया। अल्लाह के वली, तुमने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान का कायम तोड़ा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तुमने साख खराब की, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी साख को नुकसान पहुंचाया। फिर भी कहते हो कि मैंने क्या जुर्म किया था। जब एक चीज़ आइन के अंदर है ही नहीं तो वो गैर आइनी इकदाम क्यों कर रहे हो? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो ले लिया, आपको ऑर्डर दे दिया, हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये चीज़ें ऐसे करनी है आपने। जब आर्मी चीफ का मसला हुआ था एक्सटेंशन का, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो जो अहकाम दिए वो तो आपकी दौड़ने लगी, फौरन आपने सारी चीज़ें कबूल कर ली। ये वाला ऑर्डर आपने कबूल क्यों नहीं किया? अगर इस पर भी अमल दरामद करते, सुमोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का, इस पर अमल करते तो रात को 12 बजे अदालत क्यों, पागल है वो रात को 12 बजे आएंगे? तो सारी चीज़ें भाई, हम पागल नहीं, हम समझ रहे हैं, खुद को थोड़ा देखो। फिर इसने कहा कि हमारे दौर में जिस ऑफिसर ने इनके खिलाफ कार्रवाई की अब उनको फारिग किया जा रहा है। आपके दौर में जिस जिस ऑफिसर ने कार्रवाई क्या की, सबको गिरफ्तार किया, 6 महीने रखा, 8 महीने रखा, फिर छोड़ दिया, फारिग कर दिया उसको। एक एक ठेला उनके ऊपर 1 रुपए की करप्शन साबित हुई। 20 साल से नवाज शरीफ के ऊपर केस चल रहा था लंदन में या अमेरिका में या पाकिस्तान में। साद रफीक हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, खुर्शीद शाह हो गया, आसिफ अली जरदारी हो गया, 1 रुपए की करप्शन साबित की आपने। केस तो हर किसी के बनते हैं, रोजाना हजारों केसेस बनते हैं, लेकिन साबित नहीं होते। साबित करो, सबसे बड़ी बात तो वो है। केस बनाना बड़ी बात नहीं है, साबित करना बड़ी बात है। एक बंदे के ऊपर आपने 1 रुपए की करप्शन मुझे साबित की है तो आप मुझे बता दें, फिर हम आपको मानेंगे कि हाँ आपने करप्शन के खिलाफ काम किया है। झूठे दावे करना और है, उसके ऊपर अमल करवाना दूसरी बात होती है। अपनी गवर्नमेंट के होते हुए एमक्यूएम वालों ने तो आपसे सारे काम ले लिए, सारे अपने दहशतगर्द उन्होंने छुड़वा लिए, हर चीज़ कर ली। हाँ, बाकी करप्शन आपसे साबित नहीं हुई। ये आपका वो सिस्टम था। फिर आपने कहा कि साजिश का मास्टरमाइंड लंदन से वापस आने के लिए तैयारी कर रहा है। तो साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? आप कह रहे हो कि अमेरिका है, दूसरा कौन है लंदन में जो अभी वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? ये तो चीज़ क्लियर कर दो। दूसरी चीज़ फिर आपने कहा कि अल्लाह का हुक्म है चोरों और डाकुओं के खिलाफ जिहाद करो, चोरों और डाकुओं के खिलाफ जिहाद करो। कहाँ पर लिखा हुआ है चोरों और डाकुओं का लफ्ज़? मुझे ये बताओ। इस्लाम के मुनकरों के खिलाफ का लफ्ज़ है, उसमें भी अल्लाह ने ये हुजूर पाक को फरमाया है कि जो तुम्हारे इस्लाम की उसमें तबलीग के रास्ते की रुकावट बने उसके साथ जिहाद करो, बिला वजह किसी को तंग नहीं करो। चोरों और डाकुओं का लफ्ज़ कहाँ पर है?
آپ کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا، نعوذ باللہ ہم خود گناہ گار ہیں، ہر کوئی گناہ گار ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن آپ یہ غلط تشریح نہیں پیش کرو پاکستانی قوم کے ساتھ، لوگوں کو بہکاؤ نہیں، غلط راستے پہ ان کو نہیں لے کر جاؤ، خدا کے بندے۔ اور چوروں ڈاکوؤں کے خلاف پھر آپ نے ماشاءاللہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، میں رویداد اس کی بتا چکا ہوں ساری، کہ 3.5 سال چپکے رہے ان کے ساتھ، پھر آخر میں منتیں کر لی آپ نے ان کی، پھر اپنے وسیم اکرم پلس کو اسی ڈاکو کے چکر میں آپ نے ہٹا دیا، پھر کہتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا چوروں ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کرو، کرتے نا جہاد، پھر لات مارتے اس کو، کیوں اس کے پیروں میں جا کے گرے تھے پرویز الہی کے؟ پھر آخر میں اس نے بات کی کہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہوئی تو ملک کہہ کے پھر یہ رک گیا، پھر اس نے کہا کہ ملک نہیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو بھائی آپ کے دل میں جو بات تھی نا وہ آپ کی زبان پہ آ گئی، ہم بیوقوف نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان کے 22 کروڑ عوام بیوقوف ہے، ملک کے خلاف کچھ کر کے تو دکھاؤ، مان لیں گے آپ کو۔ باقی انتقامی کارروائیاں کرنا ایک گھٹیا قسم کی آدمی کا کام ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا 3.5 سال میں، پھر بھی ہوا کچھ نہیں بھائی۔ بہرحال پھر بھی میری پاکستانی قوم سے اپیل ہے، دیکھ لیں ہر چیز آپ کے سامنے ہے، ایک شخص کے 22 سال کے وعدے اور دعوے، پھر 3.5 سال کی اس کی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ خود ہی فیصلہ کرو۔ اللہ حافظ۔